स्टेक होल्डर से उनसे सुझाव मांगे गए हैं और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये नियम लागू होने के बाद 1 साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर जो मौजूदा पुरानी पॉलिसी है उनको भी डीमेट फॉर्म में तब्दील करना होगा। यानी भविष्य में जो नई पॉलिसी होगी वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी ही, इसके अलावा साथ साथ जो पुरानी पॉलिसी भी है, करोड़ों जो पुरानी पॉलिसी है वो उनको भी डीमेट फॉर्म में तब्दील करना होगा। और इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट ये नाम दिया गया है, जो हर पॉलिसी के लिए, हर पॉलिसी होल्डर के लिए एक यूनिक EIA अकाउंट खोलना जरूरी होगा और ये जो काम है वो इंश्योरेंस कंपनी को ही करना होगा। इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए डायरेक्ट कंपनी से पॉलिसी ली जाती है तो वहां पर पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट दिया जाएगा। ये कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि अगर डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट देना जरूरी होगा। साथ साथ में इसका जो बड़ा जो फायदा है वो जो 4 रिपोजिटरी कंपनियां हैं जो IRDA के द्वारा अधिकृत है, CDSL, NSDL, कार्वी और कैम्स, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा मार्केट होगा ये जो IRDA के द्वारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्योंकि हर साल अगर हम बात करें तो 50 करोड़ तक की जो पॉलिसीज़ है जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में इशू होती है। उसके अलावा जो पिछली पॉलिसी भी है यानी जो पुरानी पॉलिसी है उसका भी आंकड़ा करीब करीब 35 करोड़ तक है। तो काफ़ी बड़े अमाउंट में जो है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को डीमेट फॉर्म में तब्दील करना होगा। और ये जो EIA अकाउंट खोला जाएगा ये यूनिक अकाउंट होगा, वहां पर आपकी तमाम पॉलिसीज जो है उस अकाउंट में डिमेटलाइज फॉर्म में आ जाएगी। अगर एक EIA अकाउंट जो होगा उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, तमाम पॉलिसी जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट के अंदर मौजूद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस विषय पर चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं महावीर चोपड़ा साहब, आप हैं फाउंडर बेशक.org इंश्योरेंस के। महावीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET Now स्वदेश ने। IRDA ने ई इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, आप तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी भी दे रहे थे। क्या इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इसे लागू कर पाना आसान होगा, कितना प्रैक्टिकल दिख रहा है? जी, तो बेसिकली इंश्योरर्स के लिए डेफिनेटली ये नया एक प्रोसेस होगा और इंश्योरर्स को ये फिर से कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट करनी होगी। बिकॉज ये IRDA का जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रोसेसेस मेंशन्ड है जो प्रॉबली अभी करंटली इंश्योरर्स यूज नहीं कर रहे। इंश्योरर्स ये जो बेनिफिट है या ये जो प्रोसेस है वो एक लेवल पे यूज कर रहे थे बिकॉज EIA अकाउंट्स पहले भी मौजूद थे। बट अभी जो होगा कि बिकॉज ये मैंडेटरी होगा तो इसमें थोड़ा प्रोसेस में डेफिनेटली एक चेंज आएगा। हाले ये बोलने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत प्रोग्रेसिव चीज है जो इंश्योरर्स के फायदे में है, बिकॉज ये कस्टमर के फायदे में है। अगर कस्टमर अपनी रिन्यूअल आसानी से कर पाएगा, अगर अपनी पॉलिसीज राइट टाइम पे ढूंढ पाएगा और अगर उसको बाकी जो भी एडिट्स करने, चेंजेस करने, क्लेम्स करने, अगर वो सारा चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो पाएगा तो ये फाइनली तो इंश्योरर के भी फायदे में है, क्योंकि काफी चीजें इजी हो जाएगी कस्टमर के लिए और उसके कारण वो पॉलिसी को राइट तरीके से यूज कर पाएगा। तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री के लिए, कस्टमर के लिए, सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नियम लागू होने के 12 महीने के अंदर मौजूदा पुरानी पॉलिसीज को भी डीमेट फॉर्म में तब्दील करना होगा। ये कितनी बड़ी चुनौती, चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं आप? राइट, ये काफी बड़ी चुनौती होगी, डेफिनेटली होगी। बट काफी टाइम भी दे रहे हैं इंश्योरर्स को, 1 साल का टाइम मिल रहा है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है जिसकी कैपेबिलिटीज अभी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। लेट्स से अगर आप 5 साल पहले देखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे तो उन इंश्योरेंस कंपनीज को डेफिनेटली इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट इंश्योरेंस कंपनीज जो थोड़ी ट्रेडिशनल है, जिनके सिस्टम्स लेट्स से अगर रेडी नहीं है ये करने के लिए, डेफिनेटली उनके लिए एक ह्यूमंगस टास्क हो सकता है। बट लाइक आई सेड, ये कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई एम अज्यूमिंग कि हमने बहुत सारे ऐसे पहले भी इंडस्ट्री में चुनौतियों का सामना किया है। हमने पैंडेमिक को भी देखा है, हमने पैंडेमिक के टाइम पे भी बहुत कुछ सॉल्व किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। आई थिंक द इंडस्ट्री इज केपेबल इनफ कि ये भी चुनौती को वो सॉल्व कर पाएंगे।
पॉलिसी होल्डर्स के अगर नजरिए से देखें तो फिजिकल पॉलिसी क्या पूरी तरह से बंद हो जाएगी और इंश्योरेंस अकाउंट में भी सभी पॉलिसी मौजूद रहेंगी? राइट, अगर आप एक्सपोजर ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि फिजिकल पॉलिसीज एक तरीके से बंद हो जाएगी, जैसे शेयर्स में हुआ था कि स्टॉक में आज की तारीख में फिजिकल स्टॉक नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक होता है। वैसे कहा गया है एक्सपोजर ड्राफ्ट में कि आईआरडीए प्रपोज कर रहा है कि फिजिकल कॉपी नहीं होनी चाहिए, बट उसके बावजूद एक कंडीशन मेंशन की गई है कि जहां पे जरूरत होगी, जहां पे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे फिजिकल कॉपी का एक प्रोविजन रखा गया है। आई थिंक जब ये नोटिफिकेशन फाइनल हो जाएगा तब तक मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक कंडीशन रखा जाएगा जहां पे जो कस्टमर्स है जो शायद इतने एडुकेटेड नहीं है या इलेक्ट्रॉनिकली savvy नहीं है, उनके लिए प्रोबेबली फिजिकल पॉलिसी का फिर भी एक ऑप्शन मुझे लगता है फाइनली जब आएगी गाइडलाइन उसमें रखा जाएगा। बट आईडीए अभी बहुत क्लियर है कि उनको जाना है टुवर्ड्स कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिफिकेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ द एंटायर पॉलिसीज। तो उससे फायदा ये होगा कि कस्टमर को जब पॉलिसी ढूंढनी होगी उसके लिए बहुत आसान होगी, एडिट्स करना बहुत आसान होगा। कस्टमर के लिए बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स होंगे, जैसे रिन्यूअल के टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें देखनी नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आप फटाफट कर पाएंगे। और डेटा ट्रांसफर जो है एक इंश्योरर का दूसरे इंश्योरर से, वो भी बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कार इंश्योरेंस में नो क्लेम डेटा होता है या हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी के टाइम पे जो डेटा होता है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, काफी डिजिटाइज हो जाएगा। उसके कारण कस्टमर को कन्वीनियंस बहुत ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट की भी बात नोटिफिकेशन में कही गई है। ये डिस्काउंट देना कंपनियों के लिए कितना मुमकिन होगा? राइट, तो आज भी अगर आप देखेंगे इंश्योरर्स डायरेक्ट बिजनेस पे, जहां पे कस्टमर डायरेक्टली उनसे पॉलिसी लेते हैं, वहां पे इंश्योरर्स डेफिनेटली एक डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर्स को। ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है बिकॉज आज भी इंडिया में ट्रेडिशनल मार्केट है, आज भी एजेंट ड्रिवन मार्केट है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस देखेंगे या इवन अगर आप कार इंश्योरेंस भी देखेंगे, बाकी सब मार्केट भी देखेंगे, तो इतना आसान नहीं होगा बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट होता है एजेंट का जो बिजनेस है, जो इंश्योरर करता है, और जो फाइनली डायरेक्ट बिजनेस होता है वो आज की तारीख में बहुत छोटा बिजनेस है। तो इंश्योरर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट आज जैसे हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी कुछ इंश्योरर्स ये कर रहे हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट रहेगा। आई थिंक इसको ट्राई करके ही पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल है या कितना इजी है, और एजेंट रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आज भी एजेंट्स इंडस्ट्री बहुत तरीके से अगर आप देखेंगे तो चला रहे हैं, जो ये चीज में उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, बट सिर्फ जब ये इम्प्लीमेंट होगा तभी पता चलेगा कि कैसे इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है और इसके फाइनली इसका क्या होगा। शुक्रिया करेंगे महावीर जी हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे नोटिफिकेशन के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। हर दिन आपके लिए हम कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में लेकर आते हैं और इसे लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, हमें बताएं कमोडिटी की एबीसीडी में आज क्या है आपका टॉपिक? चीन दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, फिर यूरोजोन भी हालांकि काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर उत्पादन करता है। इंडिया में अगर बात करें तो पंजाब, छत्तीसगढ़ और यूपी, उड़ीसा जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बड़े लेवल पर स्टील का उत्पादन होता है और कई बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर शामिल है। और यहाँ पर स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स जिनकी ट्रेडिंग होती है एनसीडीएक्स पर, इसका खास तौर से इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाता है, तो ये काफ़ी अहम प्रोडक्ट है। तो हेजिंग के लिए यहाँ पर आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज और एलएमई पर ये इसके कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टील रेवर के नाम से चलता है, यानी सरिया जो छड़ें होती है स्टील की वो हो गई। और यहाँ पे स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जिसमें वायर भी आ जाता है या बाकी जो कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं स्टील के, वो उसमें स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में शामिल हो पाते हैं। अब ट्रेडिंग यूनिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 10 मीट्रिक टन का यहाँ पर ट्रेडिंग यूनिट है और आपको फिजिकल डिलीवरी लेना यहाँ पर अनिवार्य है। सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है। 2 मेन यहाँ पर डिलीवरी सेंटर है, मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है और गाजियाबाद यूपी, दिल्ली एनसीआर में इसके डिलीवरी सेंटर है। तो ये कुछ अहम बातें हैं ट्रेडिंग को लेकर, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? आप
प्राइस रिस्क को यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए बेहतर तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे, इसलिए एनसीडीएक्स में ये प्रोडक्ट कुछ साल पहले ही लॉन्च किया गया था। नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट में हेजिंग के लिए जाने पड़ते थे, हालांकि वहाँ के प्लेयर्स इतने बड़े हैं इसलिए अभी भी वो इंटरनेशनल मार्केट में ही जाकर हेज करते हैं और अपना मार्केट का दायरा बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पर इस तरह की हेजिंग नहीं आ रही है। तो ये कुछ फायदे हैं स्टील लॉन्ग फ्यूचर्स के। और भाव किस तरह से बदलते हैं स्टील के, तो स्टील के भाव सबसे ज़्यादा होते हैं रियल एस्टेट में, इंफ्रा सेक्टर को लेकर किस तरह के डेटा है, वहाँ किस तरह की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी सेट हो रही है, वो यहाँ से स्टील के प्राइसेस को ड्राइव करते थे। कुछ अहम बातें हैं स्टील फ्यूचर्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन, आपने बहुत ही बेहतर और आसान भाषा में बताया कि किस तरह से एक अलग पहलू जो है स्टील मार्केट का वो होता है और इसके क्या क्या पहलू सामने आते हैं। और इधर बढ़ती महंगाई और दूसरे ग्लोबल फैक्टर्स के मद्देनजर भारतीय इकॉनमी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और इनसे निपटने के लिए सरकार के कदम कितने कारगर साबित हो रहे हैं, इस पर पीएम मोदी एक अहम बैठक कर रहे हैं। बैठक में वित्त सचिव भी मौजूद हैं। इस बैठक से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ मेरी सहयोगी मेघना मित्तल जुड़ चुकी हैं। मेघना, जरा बताएं कि क्या एजेंडा है इस पूरी मीटिंग का? जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक ले रहे हैं पूरे इंडिया के जो इकोनॉमिक रिव्यू को लेकर। इस मीटिंग में फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद हैं और रेवेन्यू सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। इस मीटिंग का पूरा जो फोकस है वो इंडिया के ग्रोथ को लेकर, क्या रिस्क और चैलेंजेस हो सकते हैं अगले 6 महीने में, उसको लेकर पूरा इवैल्यूएशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो हम जानते हैं कि रुपये का हमने ऑल टाइम लो भी हाल ही में देखा, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी के बाद उसमें थोड़ी सी रिकवरी आई है, उस पर भी पूरा असेसमेंट चल रहा है। इसके अलावा जो एक मेजर डिस्कशन पॉइंट है आज की मीटिंग में वो ये है कि हमने हाल ही में देखा जो फ्री फूड की स्कीम थी उसका एक्सटेंशन किया गया 3 मंथ्स तक। उसको लेकर क्या जो पूरे एक्सपेंडिचर है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट का, वो कितना इंक्रीज होगा और क्या उसको मैनेज करने के लिए टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू काफ़ी रहेंगे, इस पर भी डिटेल में चर्चा होने की उम्मीद है। इस मीटिंग में ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। ये हम जानते हैं कि जो बोरिंग कैलेंडर H2 का इशू किया गया था, हालांकि उसमें गवर्नमेंट ने अपनी बोरिंग इंक्रीज नहीं करी है, इसलिए फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पर अभी भी भारत चल रहा है और 6.4% का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो किस हद तक पूरा हो पाएगा, उस पर कोई रिस्क और चैलेंजेस तो नहीं है, उस पर भी पीएम मोदी इस पर पूरे बैठक में रिव्यू करने वाले हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है, एक बड़ा कंसर्न है, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर पहले बोल चुकी हैं कि मैनेजेबल है इन्फ्लेशन, हालांकि 6% जो हमारा टॉप बैंड है उसके काफ़ी ऊपर है। इसके अलावा लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। आरबीआई ने भी बोला है कि सेकंड हाफ में मॉडरेट करेगा, तो इस पूरे इन्फ्लेशन का भी जो आउटलुक है फेस्टिव सीजन के चलते उस पर पूरा रिव्यू होने वाला है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज मौजूद हैं और पूरा जो ग्लोबल रिस्क होंगे और डोमेस्टिक कंसर्न्स को लेकर, ताकि कंज्यूमर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो डिमांड है वो कितनी इम्प्रूव होगी, पूरा डिटेल में आज रिव्यू प्रधानमंत्री खुद लेने वाले हैं। बिल्कुल मेघना, आप इस पूरी मीटिंग पर नज़र बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन एक और अहम खबर है जिसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। ज़रा सबसे पहले वो खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो खबर है कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन सट्टे के विज्ञापनों को लेकर एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेटिंग और गैम्बलिंग के विज्ञापन न दिखाने को कहा है। मेघना हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मेघना, जरा पूरी जानकारी दें, किस तरह से सरकार कंसर्न है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ये एडवाइजरी जारी करी है। इनफैक्ट 2 सेपरेट एडवाइजरी इशू की गई हैं, एक OTT प्लेटफॉर्म्स और एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के लिए और दूसरी एडवाइजरी टीवी चैनल्स के लिए भी है। दोनों एडवाइजरी में ये कॉशन किया गया है कि जो ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एडवर्टीजमेंट्स को लेकर न दिखाने की एडवाइजरी जारी करी है आज केंद्र सरकार ने। इसमें ये बताया गया है कैसे ये जो बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये इन जो डिजिटल और जो टीवी
चैनल्स हैं इनका उपयोग कर रहे हैं अपने जो ऑनलाइन बेटिंग है उसको दिखाने के लिए, उसका प्रभाव दर्शकों पर बनाने के लिए। और ये भी एडवाइजरी में कहा गया है कि ज़्यादातर जगहों में इंडिया में ये ऑनलाइन बेटिंग अभी भी इलीगल है, इसीलिए ये एडवाइजरी में कॉशन किया गया है कि इसको ना दिखाया जाए। इनफैक्ट ये भी कहा है कि इस ऑनलाइन बेटिंग के एडवर्टीजमेंट्स को देखकर जो प्रभाव पड़ता है दर्शकों पर और उसमें वो फिर उन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, उससे फाइनेंशियल रिस्क होता है, स्पेशली यूथ को लेकर, और कंज्यूमर्स को काफ़ी फाइनेंशियल रिस्क पहुंच सकता है, ये बताया गया है इस एडवाइजरी में। इसके अलावा ये भी बताया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी ये बताया है कि जो ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने आप को ऐसे दर्शाते हैं कि ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ब्लॉग्स हैं। इस तरह से जो मिसकंसेप्शन जो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू फैलाया जा रहा है और ये जो एडवर्टीजमेंट के जो अभी लॉज हैं इन सब के अगेंस्ट ये एडवर्टीजमेंट्स हैं, तो इसीलिए एक बहुत ज़रूरी और कड़े शब्दों में ये एडवाइजरी इशू करी गई है तीनों मीडियम को लेकर, टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज़ को लेकर, कि ऑनलाइन बेटिंग के जो इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं काफ़ी एड्स टीवी पर भी दिखाए जा रहे हैं, उन सबको नहीं दिखाने की एडवाइजरी केंद्र सरकार ने आज जारी करी है। तो शुक्रिया करेंगे मेघना आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज बाजार गिरावट पर बंद हुआ। फार्मा सेक्टर को छोड़कर सभी इंडेक्स गिरकर बंद हुए। निफ्टी 207 और सेंसेक्स में 638 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी बैंक 638 अंक गिरकर बंद हुआ। ऑटो, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली नजर आई। दिन भर बाजार में वैसे क्या रही हलचल, बताने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताएं मार्केट का हाल। दिन देखा जाए तो निफ्टी के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं था। हालांकि शुक्रवार को जितने तेजी से ऊपर गए थे आज उतनी ही तेजी से मार्केट नीचे भी आया। करीब 200 अंकों का नुकसान आपको निफ्टी पे मिला है और आज 17,000 के इर्द गिर्द धमाके खुले थे, लेकिन क्लोजिंग हमको 16,800 के एक अहम बेस के आसपास मिली है। आज सुबह SGX निफ्टी तो नीचे था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं किया, लेकिन ये एक्चुअली डैमेज आपको दोपहर बाद यानी कि 12 बजे के बाद होता हुआ दिखा। आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो डबल थे शेयर्स, वो शेयर्स जिन्होंने शुक्रवार को अच्छी क्लोजिंग दिखाई थी, लेकिन आज उनका डिक्लाइंस देखने को मिला। आज बैंकिंग शेयर्स के लिए भी दिन कोई अच्छा नहीं रहा। 600 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी भी देखने को मिली और ये भी करीब 38,000 के अपने अहम सपोर्ट पे आके बंद हुआ है। तो दो अहम चीज़ें हैं, एक तो 16,800 और दूसरा 38,000 का अहम सपोर्ट, इन दोनों पे जाके बंद हुआ। जल्दी से देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन कौन से थे। पहले आते हैं लूजर्स पे। आज अदानी एंटरप्राइजेस सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयर बना इंडेक्स के अंदर। आपको पता ही है कि निफ्टी के अंदर अभी हाल में ही शामिल हुआ है और अदानी एंटरप्राइज ने आज 8% तक की गिरावट दिखाई है। इसके अलावा आइशर मोटर्स के अंदर आज 200 दिन की एवरेज ब्रेक हो गई। आज ये शेयर भी प्रॉफिट बुकिंग का जोरदार शिकार हुआ। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, मारुति और HUL, ये 3-4 बड़े शेयर्स थे जहां पे हमको आज तेज़ गिरावट बनते हुए दिखे और इनका परसेंटेज फॉल 2 से 3% से कहीं ज़्यादा का था। और ये ठीक सेल्स के नंबर आने के बाद ऑटो पैक में और अडानी के शेयर्स के अंदर गिरावट, साथ ही या कुछ प्रॉफिट बुकिंग FMCG शेयर्स में जो आती हुई दिखी, इसका प्रेशर था। आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज बढ़ने वाले शेयर कौन कौन से थे अगर आज देखेंगे, विंडफॉल टैक्स को हटाने की जब बात आई है, कम करने की बात आई, तो ONGC अच्छा चला और गैस के प्राइसेस का भी इसको कुछ बेनिफिट होता है। 40% तक गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। आगे आते हैं डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, दो डिफेंसिव शेयर मार्केट में आज हरे निशान में जाके बंद हुए हैं। इसके अलावा अगर आप एक और शेयर देखेंगे तो डिविस लैब, ये भी करीब आधे % ऊपर जाके बंद हुआ है। इसका मतलब मार्केट के अंदर आज डिफेंसिव शेयर्स ने काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले किया, लेकिन एग्रेसिव शेयर जिनका बीटा हाई है, जैसे कि अडानी ग्रुप के शेयर्स या फिर कुछ और रेंडमली FMCG या फिर IT रिटेल के शेयर्स, वो हमको ज़ोरदार पिटते हुए दिखे। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर इस समय की पोजीशंस क्या बनी हैं। एक्चुअली परसेंटेज में देखें तो यहाँ पे भी हमको अच्छा खासा नुकसान आते हुए दिखा। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स करीब 300% से ज़्यादा के नुकसान के साथ बंद हुआ है। आते हैं इसके स्टॉक्स में आज के कौन कौन से टॉप गेनर्स थे। अगर आप मिड कैप इंडेक्स के टॉप गेनर्स देखेंगे तो ऑयल इंडिया, जो कि ONGC का ही पीयर है, आज ये हरे निशान में बंद हुआ है। करीब 3% की गेन यहाँ पे देखने को मिली। ग्लेनमार्क का सनैफी इंडिया जैसे दो शेयर्स हैं जो कि डिफेंसिव और फार्मास्यूटिकल शेयर है मिड कैप श्रेणी के, इनके अंदर भी हमको काफ़ी अच्छा आज मजबूती बनते हुए दिखी है। वरुण बेवरेजेस, कई दिन से ये शेयर टूट रहा था, VBL के नाम से है
और ये आज काफ़ी अच्छे से मूवमेंट दिखाते हुए आज इसने अच्छी क्लोजिंग 2 से 2.5% ऊपर दी, जबकि बाजार इस बीच टूट रहा था। इंडियन होटल्स भी अपने साल के हाई के आसपास पहुंचा और इसने भी आज अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। फेस्टिवल सीजन के आगे ये शेयर भी चलने को तैयार है। आते छोटे मझोले शेयर्स में कौन से शेयर आज पिट गए जिनमें जोरदार पिटाई होती दिखी है, उसमें अदानी टोटल गैस था। अदानी ग्रुप की ज़्यादातर मैं शेयर आपको बता रहा हूँ, आज उनमें बहुत बड़े बड़े कट्स लगे हैं। अदानी टोटल गैस उसमें से एक है, यहाँ पे करीब 7% का नुकसान। अपोलो टायर्स हैं, चोला इन्वेस्टमेंट है, एम्फेसिस जैसे शेयर हैं जहां पर आज हमको तेज़ नुकसान मार्केट के अंदर बनते हुए दिखा है। कुल मिला के मार्केट की एडवांस डिक्लाइन खराब थी, आज पार्टिसिपेशन खराब था बाजार के अंदर, नेगेटिव शेयर्स ज़्यादा थे। दूसरा, हमने अहम सपोर्ट के आसपास आज क्लोज किया है। अगर ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे नहीं आते तो ये 2 मेजर सपोर्ट, बैंक निफ्टी का 38,000 और निफ्टी का 16,800 ब्रेक होने पर डैमेज और भी बढ़ सकता है। शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका इस अहम जानकारी के लिए, मार्केट की अपडेट्स के लिए। इधर एडलवाइज ग्रुप के रशीश शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि घरेलू निवेशकों ने एफआईआईज की बिकवाली को पचा लिया है। उनके मुताबिक घरेलू सेक्टर पर तेजी का नजरिया बरकरार रखें। लास्ट 5-6 साल से इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही थी। ये जो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे, आईएलएफएस भी हुआ था, फिर कोविड हुआ, तो इसकी वजह से इकोनॉमी स्लो हो रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो रही है, डिमांड इम्प्रूव हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है। अभी भी कुछ हाउस होल्ड जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके बैलेंस शीट थोड़े स्ट्रेच है बिकॉज उनको कोविड की बहुत इम्पैक्ट हुई थी। लेकिन अगर आप देखिए, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, आरबीआई की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बैंकों की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। सो इसकी वजह से आई थिंक स्ट्रक्चरली इंडिया एक जो बाउंस बैक भी हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चरल जो यू टर्न हो गया है वो हो गया है। आई थिंक आने वाले 5-6 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मार्केट में जो थोड़ा प्रेशर है, ये मार्केट में थोड़ा ओवरहैंग है, ये ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है। आपने देखा है लास्ट 1 साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब 25 बिलियन से भी ज्यादा इक्विटी मार्केट में माल बेचा हुआ है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 2 लाख करोड़ के आसपास का उनकी बिकाई हुई है। इंडियन म्यूचुअल फंड, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज ने अब्सॉर्ब कर लिया है, तो इसकी वजह से मार्केट अभी भी स्टेबल है। लेकिन ये जो ग्लोबल फैक्टर्स है, इसकी वजह से थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा प्रेशर रहेगा। लेकिन कंपेयर टू अदर मार्केट्स, इंडिया की करेंसी हैज आल्सो डन वेरी वेल रिलेटिवली स्पीकिंग। अगर आप उनको कंपेयर करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी ने भी अच्छा किया है, इंडिया की करेंसी ने अच्छा किया है। दे आर इन 3 पार्ट्स में। एक हमारी जो लोकल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की स्टोरी है। सो लोकल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट में वेदर आप एफएमजीजी गुड्स देखिए, वेदर आप स्टील सीमेंट देखिए, वेदर आप फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, हर इंडस्ट्री अलग है। कुछ कैपिटल इंटेंसिव है, कुछ साइक्लिकल है, कुछ रूरल कंजम्पशन से रिलेटेड है, कुछ अर्बन कंजम्पशन से रिलेटेड है। लेकिन एक जो ये जो सेक्टर्स है जो इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, उस पे मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि आई थिंक अभी आने वाले 8-10 साल में इंडिया की अपनी ग्रोथ, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हुई है, ये जो पूरा टेक्नोलॉजी इंडिया स्टैक जो खड़ा हुआ है, और इंडिया स्टैक के साथ हम तो सिर्फ यूपीआई, जीएसटी, आधार की बात करते हैं, लेकिन अभी जो फास्ट टैग है, अभी जो और भी सब हो रहे हैं डिजिटल डेवलपमेंट इन इंडिया, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। तो आई थिंक जो इंडिया डिपेंडेंट सेक्टर है उसमें मैं काफी बुलिश हूँ। और बाजार के साथ कॉर्पोरेट इंडिया को लेकर क्या है नजरिया मार्केट के दिग्गजों का, इस पर हमने खास बातचीत की एमओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ET Now स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। ET Now स्वदेश की पहली सालगिरह पर मार्केट के, इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज हमारे चैनल पे आ रहे हैं, जो हमें लगातार योगदान देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं ET Now स्वदेश पे। और ऐसे ही एक खास शख्स के साथ आज हमारी बातचीत हो रही है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ET Now स्वदेश पे आपने हमेशा मार्गदर्शन दिया, ET Now नेटवर्क को प्यार दिया है, और हमारे पहले सालगिरह पर भी आ जाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो रामदेव जी, सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा मैं, आपकी तो नज़र एक तरफ बाजार पे रहती है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट इंडिया कैसा कर रहा है, इस पे आप बहुत क्लोज वॉच रखते हैं। तो वाकई बताइए कि
अभी जैसे निकुंज जी बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे पहली बार ऐसा लग रहा है उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत तेजी में है, लेकिन बाजार के विशेषज्ञ हैं वो मंदी में। तो ये डायकोटमी कैसी है, आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, जो पर्सपेक्टिव होता है, जो इंडस्ट्रीज का पर्सपेक्टिव होता है, एंटरप्रेन्योर का पर्सपेक्टिव होता है, वो काफ़ी लंबे समय का होता है। उसको फैक्ट्री डालनी है भाई, 8-8, 10-10 साल आपको फैक्ट्री को उसको रिकवर करने में लगता है। तो उनका नज़रिया क्लियरली 10, 15, 20 साल का होता है। तो वो तो मतलब अगला क्वार्टर, अगला साल इतना तो देख नहीं सकते वो, उतने में तो उनकी फैक्ट्री बनी भी नहीं होगी। तो क्लियरली देयर इज़ अ मतलब जो पर्सपेक्टिव का डिफरेंशियल है, वेरी लॉन्ग टर्म दिस गाइज आर मार्केट्स आर इधर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, उसके आगे तो मतलब भगवान के ऊपर छोड़ दो, ऐसे वाली बात है। सो वो एक डिफरेंस है जो मार्केट वॉचर्स है, मतलब जैसे आज दुनिया में क्या हो रहा है, ये मैक्रो जो है, हेडलाइंस जो हैं वो, और डे टू डे मार्केट इज़ गेटिंग रीसेट एवरी डे। तो द न्यूज़ मीडिया जो है वो लोग को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। एंड देर आर ह्यूज ट्रेडिंग कम्युनिटी, लाइक 99% आर ट्रेडिंग कम्युनिटी, 1% इज इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। तो उनका भी पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म है। तो ऐसे क्या शॉर्ट टर्म वालों का जो है ना बोलबाला बहुत ज़्यादा है मीडिया में, टोटल मीडिया लेंगे तो प्रिंट है। हाँ, और जो लॉन्ग टर्म बेचारे इंडस्ट्रिस्ट हैं वो तो मतलब वो धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल 20 साल के लिए इंस्टीट्यूशन बनने में, कंपनीज बनने में बहुत टाइम लगता है। तो उसी कारण पर्सपेक्टिव जो है तो लॉन्ग टर्म इंडिया का बहुत अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म क्लियरली बिकॉज ऑफ जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं मार्केट्स में, वैल्यूएशंस हैं, क्या ये है, कॉस्ट ऑफ मनी है, लिक्विडिटी है, सब चैलेंजेस। अभी आप देखें शॉर्ट टर्म बात करें तो बहुत मंदी लगेगा, समझ ना? बिल्कुल। हाँ, हम उस सब में जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि लॉन्ग टर्म जो है ना एवरीथिंग इज़ फाइन। चलिए इसको 2 भागों में करते हैं। मुझे ये भी मालूम चला है कि आप वापस से कोरोना के बाद ढेर सारे देश अपने सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, कंपनीज से मिल रहे हैं। ऑन ग्राउंड आपको क्या सेंस आ रहा है इस समय? कॉर्पोरेट इंडिया की हेल्थ कैसी है, अर्निंग विजिबिलिटी कैसी है, सेंटिमेंट कैसा है भारत के उद्योगपतियों में? देखिए, अभी मैं 2 बड़े लेंडर से मिला, मैं समझ लीजिए बड़े NBFC से। तो ये समझ में आता है कि भाई देखो, एक तो पहली बात जो है बुक्स आर क्लीन, जितना थोड़ा बहुत बाकी था वो सब कोविड में और हो गया, तो सुपर क्लीन हो गया। इतना क्लीन बुक कभी बैंकिंग सिस्टम पर रहा ही नहीं। तो एक तो वहाँ है। दूसरा ये है कि डिमांड जो है, मतलब मे बी इट इज़ पोस्ट कोविड पेंट अप डिमांड और व्हाटएवर, डिमांड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं कल ही एक बड़े बैंकर से बात कर रहा था तो वो यही बोल रहे थे कि डिमांड का कोई इशू नहीं है। सवाल एक्चुअली डिपॉजिट का है बोलता है। अभी लायबिलिटी मैनेजमेंट इज़ बिकमिंग चैलेंजिंग एटलीस्ट फॉर द बैंक्स। सो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी बड़ा रिसर्जेंस है और गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा माहौल जो है ये समझ में आ रहा है कि जो इंडिया का जो डिमांड सिनेरियो जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहा है। 1-2 एक्सपोर्ट कंपनी से मिले, जैसे केमिकल कंपनियों से मिले, तो वो बोल रहे हैं कि Q2 तक तो हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब Q3 में इन्वेंट्री करेक्शन आएगा और सब सप्लाई जो है ना बिल्डअप होते जा रही है। लोगों ने जब शॉर्टेज था, सप्लाई चेन शॉर्टेज था, चैलेंज था, तो उन्होंने बहुत इकट्ठे कर लिए और बहुत ऊँचे दाम में इकट्ठे कर लिए। अब जो है वो लोग पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं आगे, ना तो कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं और न ही दे आर एबल टू बुक ऑर्डर्स। तो उसी कारण से क्या है, ऑर्डर में काफ़ी ऊपर नीचे होते आ रहा है। सो उसके चलते 3rd क्वार्टर में थोड़ा चैलेंज आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। एंड देन एक बार क्लीन अप हो गया, देन आई थिंक जर्नी कुड बी बेटर। बट राइट नाउ Q2 विल बी गुड, Q3 विल बी समवॉट चैलेंजिंग। तो ऐसे एक एक जहाँ जाते जाओ, पर्टिकुलरली एक्सटर्नल जो है, जो ज़्यादा डोमेस्टिक डिपेंडेंट है, उनका काम बहुत सही है। दे आर वेरी स्टेबल। जैसे हमारी कंपनी कोई इशू नहीं है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट है नहीं, हमारा थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन FIs का है, वैसे भी ज़्यादा बेच ही रहे हैं। तो उसी कारण से उनका शेयर एक्चुअली जो हमारे यहाँ पहले 1/3 2/3 था, 1/3 डोमेस्टिक और 2/3 FI, अब ऑलमोस्ट 50-50 और इस टाइप का होगा। जब मिक्स इज चेंजिंग, तो आवर डिपेंडेंस ऑन FIs फॉर द रेवेन्यूज कम होती जा रही। तो जितने जो कंपनी के डोमेस्टिक ऑपरेशंस है, कॉस्ट स्ट्रक्चर एज वेल एज रेवेन्यू स्ट्रक्चर, वो तो एकदम मजा कर रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट आपने ये वाली बात बोली तो मैं इसी पे एक और सवाल पूछता हूँ कि लास्ट हमने 1 साल में, आपने खुद, आपको 40 साल हो गए बाजार में, इतनी ज़बरदस्त FI सेलिंग के सामने बाजार को मजबूती से खड़े होते शायद नहीं देखा होगा। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आप अपने इन्वेस्टर कम्युनिटी से मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके इन्वेस्टर्स पूरे देश में फैले हुए हैं, तो आपको उनमें स्ट्रेंथ दिख रही है? स्ट्रेंथ सस्टेनेबल नज़र आ रही है? वो तो नंबर से देखिए ना, किसी पूछने क्या फ़ायदा है भाई। यहाँ तो मतलब 100 करोड़ जनता है, 10 करोड़ डीमेट अकाउंट है। हमारे यहाँ खुद के यहाँ क्लाइंट्स होंगे करीब 4-5 मिलियन, मतलब 40-50 लाख क्लाइंट होंगे हमारे। सो वी आर द रिटेल हाउस। तो आप ये देखिए नंबर्स क्या है,
क्योंकि आप एक आदमी से बात करके समझ में नहीं आएगा। तो आपको नंबर्स देखिए कैसे हैं, आपको डीमेट अकाउंट एडिशन कैसा है, आपको मंथली फ्लो कैसा है, जो आपको SIP फ्लो है 12-15 हज़ार को हर महीने का, तो ये तो बहुत स्ट्रक्चरल है। मेरे को ऐसा लगता है कि यदि इकोनॉमी यदि फॉल्टर ना हो, हालांकि इकोनॉमी के परफॉर्मेंस में भी ये जो SIP का योगदान बहुत बड़ा रहेगा घुमा फिरा के, लेकिन यदि इकोनॉमी फॉल्टर ना करे 6-7%, 7% में 6% यदि सस्टेन कर लिया ना, तो इससे बड़ा बुल रन कभी हो नहीं सकता है। अच्छा। क्योंकि देखिए रिटेल पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चरल है, क्योंकि अब देखिए इंटरेस्ट रेट कैसा है, देखिए आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आप इक्विटी में जाओ या फिर डेट में जाओ, फिक्स इनकम। और फिक्स इनकम में आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, 5 से 6% इन्फ्लेशन है, 7% इन्फ्लेशन है। आपका रियल इंटरेस्ट रेट, आपका रियल एस्टेट रेट नेगेटिव है, आपको मिलता है कितना 5-5.5%, वो भी प्री टैक्स, तो पोस्ट टैक्स लगेगा आपको 4-4.5%। तो यार अच्छा नहीं लग रहा है, जो सेवर्स जो हैं उनको मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पर आपको 10-12% तो मिल जाएगा, ऐसा समझ है। तो ये जो जर्नी है स्ट्रक्चरल है, और अंडर पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए पहले समझिए 2020 तक सिर्फ 4 करोड़ इन्वेस्टर थे, 40 मिलियन। अब जाके अभी एक महीना पहले 100 मिलियन क्रॉस किया है। अब आपका बैंक अकाउंट से 1 बिलियन, कितना स्कोप है? तो वही मैं बोलता हूँ अगले 4 साल में 2-2 मिलियन भी हर महीने आए, तो आपको 25 से 30 मिलियन हर साल आए, तो आप समझिए अगले 4 साल में 200 मिलियन हो जाएगा। तो ये जो सपोर्ट है 200 मिलियन जब एक साथ चलेंगे, तो उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, अभी आ रहे हैं बहुत छोटे-छोटे 2,000-3,000 रुपये महीने के, लेकिन एक तो वो बढ़ेगा, दूसरा ये कि उनकी खुद की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन उनका एक्सपीरियंस। दूसरी काम मैं ये बोल रहा हूँ, यदि मार्केट परफॉर्म किया, मार्केट तब परफॉर्म करेगा जब इकोनॉमी परफॉर्म करेगा। सो इकोनॉमी 6-7% से यदि सस्टेन कर गया विदाउट ब्रेक, देन यू कैन नॉट टच। अच्छा FIs क्या कर रहे हैं? FIs का लोकेशन, इंडिया इज 3.5% ऑफ ग्लोबल इक्विटी मार्केट कैप। उनका लोकेशन मेरे ख्याल से, जो मेरी समझ है, आई डोंट हैव वेरी डेफिनेट डेटा, बट इट इज लेस देन 1% ऑफ देयर इंस्टीट्यूशनल मनी। तो आगे पीछे उनको आना तो है ही पक्का, ऊपर के भाव पे। हाँ, लेकिन इंडिया एक उनका भी एक विडम्बना है कि अब चाइना 10 का पी है और इंडिया 20 का पी है। तो महंगा लें, स्ट्रक्चरल ले, सस्ता लें, या देयर इन एवरी सिंगल आदमी जो आता है, आप देखिए हर इंटरव्यू, वो दे हैव फॉलोन इन लव विथ इंडिया। हाँ, आज ही देखिए आप, हाँ, डॉइचे बैंक डॉइचे बैंक। लेकिन क्या है, लेकिन चक्कर क्या है कि जब खरीदने जाते हैं तो हाथ कांपता है ना? सही बात तो है। वो कहीं कहीं जाके उनको समझ में आएगा इंडिया इज डिफरेंट। बट इंडिया हिस्टोरिकली भी बहुत सस्ता तो नहीं, बहुत सस्ता है, लेकिन मिलता ही नहीं है। 30-35-40% प्रीमियम होता था, अब 100% प्रीमियम हो गया ना, तो ज़्यादा हो गया। तो या तो चाइना 12-15 का पी हो जाए, वो भी हमारे लिए अच्छा है, तो हम रिलेटिवली ठीक रिलेटिवली ठीक लगेंगे। बट ये वैल्यूएशन की बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो वैल्यूएशन है, एक तो है इंडेक्स वैल्यूएशन और दूसरा एक ब्रॉडर मार्केट एवरेज वैल्यूएशन। आपको दोनों जगह रिलेटिव अर्निंग स्ट्रेंथ को देखते हुए या डिमांड एनवायरनमेंट को देखते हुए फ्रॉथ लग रहा है या फेयर दिख रहा है? नहीं, कई कुछ सेक्टर्स में फ्रॉथी है क्लियरली, बट नॉट अक्रॉस। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर इज़ गुड, ओके, हाँ, वहाँ पर जो है आपका जो अभी जो क्वालिटी ऑफ जो बैलेंस शीट है और जो अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ पोटेंशियल है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से रिजनेबली प्राइस है। बैंक्स आपको रिजनेबल प्राइस लगते हैं? बैंक्स, इंश्योरेंस, कई सेक्टर जो है ना, कई सेगमेंट रिजनेबल प्राइस है, कई सेगमेंट जो है जैसे कंज्यूमर फेसिंग कंपनी जो है ना पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत महंगे लगते हैं। लेकिन अब आप 60 के पी में नहीं बोलो तो 80 का पी हो जाता है, 80 पी में ना बोलो तो 100 पी हो जाता है। तो ये एक नया फिनोमेना 5-7 साल में मैं देख रहा हूँ, जो मतलब हाई पी गोज टू ओनली हायर पी, बड़े करेक्शन नहीं देखने को मिले। हाँ, उसमें जो वैल्यूएशन करेक्शन ज़्यादा हुआ नहीं है। आप उसमें किस तरह का डिसीजन मेकिंग आपका, क्या कैसे आप कदम उठा पा रहे हैं वहाँ? हाँ, तो वहाँ पर ऐसा है, देखिए जो QGLP फ्रेमवर्क है, उसमें द रियल इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट द मिसप्राइस ग्रोथ। यदि सो जहाँ जिस कंपनी में हमको लगता है कि भाई रिलेटिवली इस कंपनी में कोई मतलब जो कंपनी 25% से ग्रो कर रही है उसका 70 का पी है, हाँ, और हमारे पास 35% ग्रोथ वाली कंपनी है, वो 50-60 में मिल रहा है, तो 50-60 बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी हम खरीदेंगे वो। फेयर पॉइंट, यू नो। तो हमको भी जो मतलब जो रिलेटिव वैल्यूएशन है, मतलब जैसे मैं मान लो जैसे बोरीवली में आप घर खरीदने जाएंगे तो आपको उसे 15-20 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में मिलेगा, लेकिन आप साउथ बॉम्बे में आएंगे, वर्ली में, तो आपको 50 हज़ार तो एकदम स्टार्टिंग है।
तो आई हैव टू गेट एडजस्टेड टू दैट तो रियलिटी। अभी आपके जो पोर्टफोलियोज हैं वो कौन से सेक्टर की तरह टिल्टेड हैं? आपने डोमेस्टिक ओरिएंटेड की बात की, उसमें कंज्यूमर या फाइनेंशियल या कैसे है? फाइनेंशियल्स तो हैं, मतलब दैट इज अ सी इवन इफ यू सी द टोटल मिक्स ऑफ द प्रॉफिट जो प्रॉफिट पूल है, जो 10 लाख करोड़ का इंडियन इक्विटीज का प्रॉफिट है, वो भी आप देखें तो लार्जेस्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब आपको बैंकिंग इटसेल्फ इज 27-28%, फिर वैसे इंडेक्स का उसका वेट भी है, फिर उसके बाद आपका दूसरे जो अदर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर वो है, इंश्योरेंस है, ब्रोकिंग है, एसेट मैनेजमेंट है, वो सब है। तो ऐसे मिला के 1/3 डेफिनेटली इज अबाउट फाइनेंस सेक्टर। देन कम्स द आईटी। सी एक इंडियन मार्केट का बहुत अलग है दूसरे कंट्री से। इंडिया का जो आईटी जो है, जो 1% होता था 2000 में, अभी है 24%, 24% और टोटल प्रॉफिट। जैसे आपको 10 लाख करोड़ आया तो 2.5 लाख करोड़ यहाँ से आता है। अच्छा, इंडेक्स में लोकेशन 14% है। तो होता क्या है, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी बैंक्स आर इन फेवर, तो इंडेक्स क्या कर रही है, बैंक्स को चला रही है। करेक्ट। तो जब बैंक्स चल रहे हैं तो उसको पैसा तो कहीं कहीं से आने का है ना। तो कौन सा सेक्टर है जहाँ से पैसे आ रहे हैं? आईटी से आ रहा है। तो बैंक इज अप, आईटी इज डाउन। इधर फेस्टिव सीजन में होटल और लगेज शेयरों में शानदार तेजी दिख रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, ओवर टू यू। जी, त्योहारी सीजन के मौके पे हम देख रहे हैं कि होटल और लगेज शेयर जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छा रन अप देखने को मिल रहा है। अगर जनवरी से लेकर अब तक इन स्टॉक्स की बात करें तो पहले होटल शेयर में देखें, रॉयल ऑर्किड 224% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। इंडियन होटल्स 87% चला। इसके अलावा लेमन ट्री, शैलेट होटल्स, ताज, जीवीके जैसे शेयरों को देखिए, वहां पर करीब 50 से 80% की तेजी जनवरी से लेकर अब तक देखने को मिली। और इस दौरान ये जो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हुई है उसमें इन शेयरों में और जोरदार तेजी देखने को मिली। और ऐसा ही कुछ हमने देखा लगेज शेयरों में भी देखने को मिला। सफारी इंडस्ट्रीज देखिए, पिछले एक महीने में ही 16% चला और वीआईपी इंडस्ट्रीज में करीब 21% की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान अब जब त्योहारी सीजन की शुरुआत हुई है उसमें अगर हम दशहरे की बात करेंगे तो ये जो पूरा वीक, दशहरा वीक जो है, वहाँ पर फ्लाइट सर्च में करीब 25 से 30% की बढ़त हुई, यानी कि लोग ट्रैवल और हॉलिडे भी इस दौरान प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा दिवाली और छठ पर्व के पहले ट्रेन सर्च के वॉल्यूम्स में भी एक शानदार बढ़त देखने को मिली। और ये जो बुकिंग साइट्स हैं, मेक माई ट्रिप है, ईज माई ट्रिप है, इनसे भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री निकल कर आ रही है। उनका कहना है कि 2019 के मुकाबले इस बार जो एडवांस बुकिंग आई है वो 12% ज़्यादा है। तो ये कुछ एनकरेजिंग साइन दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं शेयरों में तेजी और इस सेक्टर में भी एक काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा त्योहारी सीजन तो है ही, लेकिन अब उसके बाद जो शादी की सीजन की शुरुआत होगी वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इस दौरान होटल सोल्ड आउट हो चुके हैं। 2 साल के लॉकडाउन और पेंटअप डिमांड इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से बिग फैट वेडिंग यानी कि महंगी शादियों की जो मांग है उसमें एक बढ़त देखने को मिल रही है। जयपुर के महंगे रिसोर्ट और अक्टूबर से फरवरी के बीच लगभग सोल्ड आउट हो चुके हैं, वहाँ पर बुकिंग पूरी हो चुकी है और अगले 6 महीने के लिए भी इन लग्जरी होटल्स के लिए काफ़ी अच्छी डिमांड बताई जा रही है। प्री कोविड स्तर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो होटल्स रेट भी बढ़े हैं, करीब 35% ऊपर इस वक्त रेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये तमाम वजह है 2 साल का लॉकडाउन के बाद ये जो पेंटअप डिमांड इन तमाम सेक्टर्स के लिए प्ले आउट करते हुए नजर आ रही है। ट्रैवल में रिकवरी देखने को मिल रही है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि शानदार रन इन तमाम शेयरों में देखने को मिला। बहुत शुक्रिया पूजा इस अहम जानकारी के लिए। और इधर ऑटो सेक्टर को फेस्टिव सीजन में शानदार डिमांड और बेहतरीन सेल की उम्मीद है। सितंबर महीने में आए ऑटो सेल्स के नंबर हौसला बढ़ाने वाले हैं। पूरी खबर के साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताएं, बड़े ही उत्साहजनक आंकड़े ऑटो सेल्स के। सितंबर महीने में डिस्पैचेस देखें तो अक्रॉस द ओईएम्स एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। स्पेशली ये फेस्टिव चेयर जो थी वो उनके सेल्स में फैक्टर होते हुए ज़रूर देखने को मिले हैं। ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे नज़र डाले तो यहाँ पे जो अंडरलाइन डिमांड है अभी भी मजबूत है। एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि जो सेमीकंडक्टर की दिक्कतें थी वो धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आ रही हैं। पर अगर मारुति के नंबर्स देखें तो अनुमान के मुताबिक 1.7 लाख ऑफ यूनिट पे देखने को मिले हैं। वाइल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के जो डिवीजन के नंबर्स हैं वो अनुमान से हल्के कम
कम, पर वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सपाट ग्रोथ महीने दर महीने हम देख पा रहे हैं। अगर हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे अशोक लेलैंड आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। उम्मीद से काफ़ी बेहतर नंबर्स, 24% की महीने दर महीने ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे अगर टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स VCV की बात करें तो उन्होंने भी डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। तो अंडरलाइन डिमांड यहाँ पे भी काफ़ी मजबूत नज़र होती हुई आ रही है और आगे चल के कंपनीज भी पॉजिटिव ग्रोथ आउटलुक ही शेयर कर रही हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में आयशर मोटर्स जो है रॉयल एनफील्ड सेगमेंट इनका आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। पहला महीना था जहां पे हंटर की सेल्स फैक्टर इन हुई थी, अनुमान से कई बेहतर 17% की महीने दर महीने ग्रोथ हमें देखने को मिली है। वहीं टू व्हीलर सेगमेंट में अगर बात करें तो अभी भी थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है, क्योंकि अगर हम TVS मोटर्स की बात करें तो उनके एक्सपोर्ट सेल्स थोड़ी सी कम होती हुई नज़र ज़रूर आई है, पर डोमेस्टिक का सहारा भरपूर है। आखिरी में ट्रैक्टर सेगमेंट में स्कॉट्स ने उम्मीद से काफ़ी बेहतर नतीजे पेश किए हैं। 100% की इनकी महीने दर महीने हमें ग्रोथ देखने को मिली है। हम आपको हाईलाइट भी कर रहे थे कि मार्केट शेयर रिकवरी देख रही है ये कंपनी, और साथ ही डिस्काउंट्स भी काफ़ी एग्रेसिव है जो कि इनके सेल्स नंबर को एड कर रहे हैं। तो अक्रॉस द सेगमेंट्स इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और फेस्टिव सीजन जो अब अच्छे तरीके से किक इन होगा उसको लेकर सभी कंपनीज पॉजिटिव है। बढ़ते आगे, बात नवरात्रि सेलिब्रेशन की। आज महाअष्टमी की धूम है, पंडालों में रौनक है। ET नाउ स्वदेश पर आपको उस पंडाल का दीदार कराते हैं जिसे महान फिल्मकार सत्यजीत रे को डेडिकेट किया गया है। कोलकाता में तैयार इस पंडाल की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल जाने माने भारतीय फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्मों की थीम पर बने इस पंडाल में भी शक्ति आराधना का संदेश दिया गया है। इस पंडाल में सत्यजीत रे की फिल्मों की महिला पात्रों को उकेर कर नारी शक्ति का संदेश दिया गया है। दुर्गा पूजा का मतलब है थीम्स, और बंगाल में थीम्स की कमी नहीं है, पर इस बार हाजरा उद्यान संगम में उनका थीम है सत्यजीत रे, और जो वुमेन रोल्स है उनको दिखाना। हम लोगों को पता है कि सत्यजीत रे के मूवीज़ में महिलाओं का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता था, और वही दिखाया जा रहा है यही पंडाल में। हर एक मूवी जो सत्यजीत रे का है उनका नाम और महिलाओं का तस्वीर हर तरफ है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सत्यजीत रे का सबसे खास मूवी देवी, उनका जो प्रोटैगनिस्ट लीड एक्ट्रेस थी शर्मिला टैगोर, उनका भी एक मूर्ति बनाया गया है माँ दुर्गा के सामने, क्योंकि इस साल वो लोग कह रहे हैं कि देवी पक्ष को सेलिब्रेट करना, और देवी पक्ष मतलब सत्यजीत रे का मूवी का जो देवी है उनको भी सामने रखे। और आइए अब आपको पुणे लिए चलते हैं और दिखाते हैं पुणे की सबसे पुरानी दुर्गा पूजा मंडल के पंडाल की झलक, जहां पिछले 83 साल से BSS समिति दुर्गा पूजा मना रही है। हमारी सहयोगी स्वराली जोशी राव ने वहां का जायजा लिया। 2 साल बाद जोरों शोरों से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, क्योंकि कोविड का संकट अब टल चुका है। इसीलिए आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे जमे हुए हैं। पुणे का ये पंडाल है और सबसे पुराना ये पंडाल है और इतने सालों का ट्रेडिशन है। सब लोग यहाँ पे मिलते हैं और दुर्गा पूजा मनाते हैं। ये जो सिलसिला है दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन का, पुणे में कब से शुरू हुआ? ये 83 साल पहले 1940 साल में ये दुर्गा पूजा पुणे में शुरू किया गया है, और ये सबसे पुराना पूजा है। और इस पूजा कांग्रेस भवन के लोकेशन में बाद में आया है, करीब 30-35 साल पहले। बट इसका खूबी ये है कि ये सारे पुणेकर आते हैं यहाँ पे। आप हमें ये बताइए कि क्या कल्चरल इवेंट्स होते इतने सालों से ये जो हो रहा है? वेरियस काइंड्स के कल्चरल इवेंट्स होते हैं। हमारे बच्चों से लेके एल्डरली तक सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कल हमारा से छोटे बच्चों का था, आज हम लोग एक्चुअली लेडीज़ लोग सब फोक सॉन्ग्स ऑफ बंगाल करने वाले हैं। कल सलील चौधरी का ये साल 100 बर्थ एनिवर्सरी है, उसके ऊपर प्रोग्राम है डांस का, उनके सॉन्ग्स के ऊपर का। देखिए कला और संस्कृति का कैसा एक मिलन हो रहा है यहाँ पे। इधर नवरात्र शुरू होते ही डांडिया और गरबा को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है और हर जगह अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। और इस बार नवरात्र में गरबा और डांडिया की धूम मची है। ऐसी एक अनोखी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सूरत से है, जहां लोग स्विमिंग पूल में डांडिया खेलते नजर आए और डांडिया का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
महानवमी के बाद अब आपको दिखाते हैं दशहरा की तैयारियां। देश के कई शहरों में रावण दहन की तैयारियां हो रही हैं। पटना के लोगों को इस बार 2 साल बाद गांधी मैदान में रावण दहन देखने को मिलेगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रशासन मुस्तैद है। पटना में तैयारियां पूरी हैं तो गोरखपुर में इस बार रावण दहन एक अलग अंदाज में होगा। गोरखपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट ने एक ऐसा मोबाइल बनाया है जिसके जरिए रावण दहन होगा। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या हम इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा विजयदशमी का वो आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने इस जो हमारा जो आइडिया था उसको हम लोगों ने रावण दहन के उसमें कन्वर्ट किया। एक टेक्नोलॉजी हम लोग एक और नए लेवल पे पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग फिर नई जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग को भी इन टेक्नोलॉजीज़ का थोड़ा सा ज्ञान होगा। तो इसमें हमने एक फ्लॉपी डिस्क यूज़ किया है जिसकी वजह से, और इसमें एक मोबाइल कनेक्ट किया है, बैटरी कनेक्ट किया है। जब हम लोग मोबाइल के द्वारा इससे कॉल करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन के द्वारा फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो स्लाइड करती है, उससे जो वाइब्रेशन जनरेट होता है उसकी वजह से वहाँ पर एक एक्सप्लोसिव है वो जलता है, जिससे कि वो रावण जलता है। अक्टूबर यानी दशहरे का मौका मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम होने वाला है। वजह है सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली। दोनों गुटों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रैली के लिए शिवाजी पार्क में कैसी जोरदार तैयारियां चल रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी ने। दशहरा रैली को लेकर राजनीतिक आरोप पर प्रत्यारोप लगातार जारी है। हम इस वक्त मौजूद है शिवाजी पार्क ग्राउंड पर, जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से उद्धव कैंप के द्वारा की जा रही है। यहां आप देख सकते हैं सेंटर स्टेज बनाया जा रहा है, जहां से उद्धव ठाकरे 5 अक्टूबर को अपने कार्यकर्ताओं को, शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे और तमाम उद्धव कैंप के लोग इस स्टेज पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस ग्राउंड की अगर खासियत बताएं तो 1956 में लेट बाला साहब ठाकरे ने ये दशहरा रैली की शुरुआत यहाँ से की थी, जिससे वो एक शिव सैनिकों को पार्टी आगे कैसे ले जानी है और उनकी विचारधारा का संदेश देते थे। साथ ही साथ बीकेसी ग्राउंड पर भी शिंदे कैंप द्वारा एक तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। शिवाजी पार्क की ग्राउंड की अगर बात करें तो 60,000 की कैपेसिटी है और लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। एलईडी स्क्रीन तमाम दादर के आसपास के इलाकों में लगाई जाएगी, जिसके चलते शिवसैनिक अपने चाहते नेता की स्पीच सुन सके। वहीं पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, तमाम एडवर्टाइजमेंट है, जिसके जरिए दोनों कैंप ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ या हमारे ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा शिवसैनिक पहुँचे, जिससे वो साबित कर पाए कि असली शिवसेना कौन है। हालांकि असली शिवसेना कौन है और पार्टी का सिंबल किसे मिलेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत होना है, लेकिन ग्राउंड पर उस दिन महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता तय करेगी कि असली शिवसेना किसकी है, क्या वो उद्धव ठाकरे की है या फिर शिंदे गट की है। ये 5 अक्टूबर दशहरा के दिन साफ हो जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं कुल्लू दशहरा रैली को लेकर हो रही तैयारियों को, जहां 5 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ऐसे में कुल्लू में तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने इसकी समीक्षा की। और दशहरा रैली से दूर अब आपको दिखाते हैं एक राजनेता का अनोखा रंग। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने वंदे भारत एक्सप्रेस और दूसरे ट्रेनों के इंजन पर सवार होते हुए देखा होगा, लेकिन आज उनका एक नया रंग दिखा जब वो जेसीबी पर सवार हुए। उन्होंने खुद जेसीबी को चलाया। मौका था महाराष्ट्र के जालना में कोच मेंटेनेंस सुविधा बढ़ाने के लिए रखी जा रही नींव का। रेल मंत्री ने जेसीबी से गड्ढा खोदकर ये नींव रखी।
नवरात्रि है शक्ति की आराधना का पर्व और आज के स्पेशल मौके पर भारतीय वायुसेना की शक्ति में बड़ा इजाफा हुआ। दुश्मनों का घमंड तोड़ने प्रचंड आ गया है। भारतीय वायुसेना को पहला स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड मिल चुका है। इस हेलीकॉप्टर की कैटेगरी भले ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की हो, लेकिन इसका काम भारी है। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ रक्षा मंत्री ने प्रचंड की तारीफ की और ये प्रचंड की ताकत को बताने के लिए काफी है। प्रचंड तपते रेगिस्तान, बर्फ से भरे ऊंचे पहाड़ों समेत हर मौसम में दुश्मनों पर हमला करने का मादा रखता है। इसकी कैनन से हर मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। इसे एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। पाकिस्तान की सीमा के पास जोधपुर में इसकी तैनाती होगी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। राहुल इस वीडियो में भारी बारिश के बीच भाषण देते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन की हैं। इसमें खराब मौसम की परवाह न करते हुए राहुल जनसभा को संबोधित करते रहे। जनता उनका ये भाषण बीच बारिश में सुनती रही। उनका यह भाषण मैसूर का बताया जा रहा है। और कर्नाटक में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी भी कर्नाटक पहुंच गई हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के मैसूर एयरपोर्ट पर पहुंची। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। और चलिए इसी के साथ स्वदेश आज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम को पहली वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई। 1 साल का सफल कार्य उन्होंने संपूर्ण किया है और मुझे लग रहा है आते समय में और भी अच्छा कार्य करेंगे। भारत में आज कई जगहों से, छोटे छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से जो पहले कभी निवेश नहीं करते थे, वहाँ से भी निवेशक आ रहे हैं और मुझे लग रहा है